अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट क्लर्क थे। मेहनत करके वो हम 7 भाइयों को पाल रहे थे, लेकिन मेरी अम्मा के उस बुढ़ापे की वजह से हमें कभी माली परेशानी नहीं हुई। मैंने बीए किया तो मेरा रिश्ता गैरों सेहत मुनासिब था। मेरे अम्मा अब्बा ने फौरन हाँ कर दी। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था, लेकिन मेरे वालदैन ने मेरी शादी एक अमीर खानदान में कर दी। जब मैं ब्याह कर ससुराल आई तो मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, खासकर मेरी सास। बहुत ही रहमदिल औरत थी। उन्होंने एक काम वाली औरत भी रखी हुई थी जो घर के ज्यादातर काम निपटा दिया करती थी। उसके बाद मेरे लिए कोई काम न बचता और मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारती। मेरे शौहर का सुलूक भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो रोजाना मेरे लिए कोई न कोई चीज तोहफे में जरूर लाता। शायद मेरी सास की तलकीन थी या फिर मेरे शौहर की अपनी मोहब्बत थी कि वो हर दिन मेरे लिए एक अलग तोहफा लाते। मैं भी बहुत खुश थी, अपनी किस्मत पर नाज करती कि मेरा शौहर मेरे साथ किस कदर अच्छा सुलूक करता है, जबकि मेरी बाकी सहेलियों के शौहर उनके साथ इतना अच्छा सुलूक नहीं करते थे। उसी में अपनी किस्मत पर नाज करती और अपनी सहेलियों में उतराती फिरती कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। उन्हीं दिनों की बात है जब अली ने घर लेट आना शुरू कर दिया। अली अक्सर जब घर आते तो हम सब लोग खाना खा चुके होते। मैं उनके लिए खाने के इंतजार में बैठी रहती। वो मुझे डांटते कि तुम मेरा इंतजार न किया करो, खुद खाना खा लिया करो। मेरी सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा शौहर रात को देर तक घर से बाहर रहे। एक दिन मैंने भी अली से इस बात का शिकवा किया तो अली कहने लगे कि मैं कल से तुम्हारा ये गला दूर कर दूंगा। बस कल आखिरी दिन होगा, मैं रात को जरा लेट आऊंगा। दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ रहता हूँ। तुम तो जानती हो मेरे दोस्तों का सर्कल काफी बड़ा है। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अली ने मुझसे कहा कि रात को दरवाजा बंद मत करना, दरवाजे के आसपास ही खड़ी होकर मेरा इंतजार करना, क्योंकि दरवाजा खटखटाने से अम्मा अब्बा जाग जाएंगे और फिर मेरे लिए जो होगा तुम तो जानती हो। अम्मा दफ्तर से लेट आने पर कितना शोर मचाती हैं। अली ने मुझे कहा कि वो मेरे लिए कल कोई खाने की खास चीज भी लाएंगे। मैं भी खुश हो गई। अगले शाम का वक्त शुरू हुआ। मैंने सबके लिए खाना लगाया और खुद भी थोड़ा सा खाना खा लिया। सास को भी ये बात बता दी कि शायद अली को आने में देर हो जाए, ताकि ये बात पहले से ही सबके जहनों में बैठ जाए और अली के आने पर कोई एतराज न करे। मैंने फिर अपनी सास के पांव वगैरह दबाए ताकि वो जल्द ही सो जाएं। वो भी जहां दीदा औरत थीं, मेरा इशारा समझ गईं। थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में खो गईं। मुझसे कहा कि कमरे की रोशनी बंद करके बाहर चली जाओ। मैंने शुक्र किया, मैं अपने कमरे में आ गई और अली का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज गए थे। अली अभी तक घर नहीं आए थे। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मेरा इंतजार फिक्र में बदल गया था। तभी दरवाजा हल्का सा खटका। मैं समझ गई कि अली घर आ गए हैं। दब्बे पांव में अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर के बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। बना आवाज पैदा किए मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अली भी इसी कोशिश में थे। तभी वो दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिर गए। अली के गिरने की देर थी कि खामोशी में शोर पैदा हुआ और मेरी सास की नींद खुल गई। मैं जानती थी कि वो फौरन उठकर बाहर आएंगी और ऐसा ही हुआ। मैंने देखा मेरे अकब में मेरी सास खड़ी, हम दोनों को घूर रही थीं। फिर यकदम वो अली पर फट पड़ी। अली बेटा, इतनी देर से क्यों आए हो? जब मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि आइंदा से घर वक्त पर आना, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और तुम, मेरी सास ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने शौहर को नहीं समझाल सकती। उसे कहा करो कि ये रात को जल्दी घर आए। रात को देर तक आवारागर्दी करने वालों के घर कभी भी नहीं बस पाते। मेरी सास ने मेरे शौहर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, जबकि अली को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए जो खास चावल लाए थे, मेरी सास के सामने ही मेरे हाथ में थमा दिए। इस बात पर तो वो और भड़क उठी। उन्होंने मेरे हाथ से मीठे चावलों की वो थैली छीन ली और गुस्से से बोली, अगर खाने का दिल करता है तो घर पर बना लिया करो। बाहर के गंदे खाने खाने से तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। ये कहकर उन्होंने पास पड़ी प्लेट में वो चावल डाल दिए जो हमारे घर की बिल्लियों और परिंदों के लिए मखसूस थे। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं कुछ भी बोली नहीं। अली और मैं अपने कमरे में आ गए।
मेरा मूड बहुत ऑफ था। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मीठे चावल खाने का दिल कर रहा था। तब मेरे शौहर ने मुझे सहारा दिया। तसल्ली देते देते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ हैरत भी हुई। वो बोले कि मैं कल तुमको लेकर यहाँ से दूर एक और घर में चला जाऊंगा। अम्मा हमारी हर बात में मुदाखलत करती हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आज़ादी से रहना चाहिए। इस बात पर मैं अपने शौहर की दीवानी हो गई कि वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने खुलकर खुशी का इजहार किया और अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगला दिन शुरू हुआ तो मेरे तेवर बदल चुके थे। मैं अपनी सास के सामने बात बात पर उतराती, बदतमीजी करती, जबकि वो अपने काम में मसरूफ रहीं। शाम के 4 बजे मेरा और अली का घर से निकलने का इरादा था। अली ने मुझे कल रात में खुशखबरी सुनाई थी कि वो तो सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। अब बस हमें नए घर में मुंतकिल होने की ज़रूरत है। अम्मा अब्बा की झड़का में नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये मुझे हर बात पर डांटते हैं, जैसे मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं अपना सामान पीक कर लूँ और शाम होते ही हम घर से निकल जाएंगे। मैं सारा दिन सामान पिक करने में लगी रही। शाम हुई तो मेरी सास मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगी, मगर मैंने उनकी बातों पर, उनकी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं भी अपने काम में मसरूफ रही। शाम के 4 बजे तकरीबन अली घर में दाखिल हुए। मेरी सास मारे खुशी के उनका माथा चूमने लगी। आ गया मेरा शेर, मैंने तुम्हारे और बहू के लिए मीठे चावल बनाए हैं। मुझे पता है मुझे कल गुस्सा आ गया था, लेकिन बेटा बाहर का खाना मत खाया करो, ऐसे तुम्हारी सेहत खराब होगी। उन्होंने मेरे और अली के लिए बनाए बैठे चावल हम दोनों को प्लेट में डालकर खाने को दिए। मेरे दिल में कुछ कुछ एहसास निदामत सा हुआ, मगर मैं अपने शौहर की बातों में आकर बहुत खुश थी और उस घर को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहती थी। अभी तक सास को ये नहीं पता था कि हमने घर छोड़ने का इरादा कर लिया है। चावल खाने के बाद अली अपनी माँ से गले मिले और मुझसे बोले, सामान पैक कर लिया मेरी सास ने। हम दोनों को हैरत से देखा। क्या हुआ बेटा, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मा, हम कुछ दिन के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं। मरी जाएंगे और वहां से कागान नारान का चक्कर लगाते हुए घर वापस जाएंगे। तो बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, अब मैं छोटा बच्चा तो नहीं होना कि हर बात आपको बताया करूं। बस आप हमारे लिए दुआ करना, हम जल्द वापस आ जाएंगे। मेरे शौहर ने एक बार फिर अपनी माँ को गले लगाया और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं माँ बेटे का जज्बाती मंजर देखकर आंखों में आंसू भरे बाहर आ गई। सच पूछिए, मेरा दिल उस घर को छोड़ने का नहीं कर रहा था, मगर मेरे दिल में अन्ना का बुत खड़ा हो चुका था। उस वक्त भी शायद मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी सास से मिली तक नहीं और बाहर दरवाजे तक आ गई। अपने शौहर की इस बात पर हैरान भी थी, जो मामूली सी बात पर मेरे लिए अपनी माँ से अलग हो रहा था। मैं तो उनकी कदरदान हो गई थी, मगर ये भूल बैठी थी कि ये कदम उठाकर मैं अपना ही घर उजाड़ रही हूँ। मेरी सास ने हम दोनों से कोई गला नहीं किया, हमें अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। हम लोग उस नए घर में पहुंचे तो मुझे सख्त हैरत हुई थी, क्योंकि ये एक तंग सी गली में वाक़ई एक छोटा सा घर था। मेरी सास का घर तो अच्छा खासा था, जबकि उसमें रोशनी और पानी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। अंदर मेरी सी कॉल कोठरी ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि कमरे में खिड़कियों के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, जबकि दरवाजे भी छोटे छोटे थे। बहरहाल, शौहर के साथ घर में रहने की खुशी ही और थी, जहां हम आज़ादी से एक दूसरे के साथ दिन बता सकते थे। मेरे शौहर ने मुझे सफाई का हुक्म दिया तो मैं मुंह खुलाकर रह गई, क्योंकि मैं सफ़र से थक चुकी थी। क्या देख रही हो? उन्होंने सख्ती से कहा कि तुम्हारे लिए उस नए घर में आया हूं, अब तुम जल्द अज जल्द घर सेट करो। मैं बाहर से कुछ खाने को लेकर आता हूं अली, ये कहकर घर से बाहर निकल गए। मैं उस उम्मीद में कि वो बाहर से कुछ अच्छा खाना लेकर आएंगे, सफाई जोर और शोर से करने लगी। अच्छी तरह घर साफ करने के बाद मैं टूट चुकी थी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो अली खड़े थे। अली के हाथ में कच्ची सब्जियां देखकर गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। सवालिया नजरों से मैंने उनकी तरफ देखा तो बेपरवाही से बोले, हाँ, तो अब क्या मैं तुम्हारे लिए बाहर से 1000 रुपए का खाना लेकर आता? हम नए घर में मुंतकिल हुए हैं, इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा रहा है मुझे कि तुमको अंदाजा ही नहीं।
तुम्हारे आराम की खातिर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और तुम हो के मुझसे बेजा फरमाइशें कर रही हो। एक ही दिन में दूसरी बार ये ताना सुनने पर खामोशी से मैंने सब्जियां काटी और दिल पर पत्थर रखकर सब्जी बनाने लगी। फिर आटा गूंधा, बड़ी मुश्किल से रोटियां बनाईं और फिर ट्रे में खाना सजाकर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सोए हुए अली पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कितने प्यार से सब्जी बनाई, उनके लिए अलग से सलाद भी काटा और वो मेरे साथ खाना खाए बगैर ही सो गए। वो हमेशा से ऐसे ही थे, उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, मगर मैंने चुप करके सब्र शुक्र से खाना खा लिया। अगले दिन मेरी आंख खुली तो अली बहुत खुश थे। कहने लगे, आज हम शाम को घूमने फिरने जाएंगे, आखिर नए घर में आने का कुछ तो लुत्फ आएगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गई। मैं जानती थी कि हम इस मकसद के लिए तो इस घर में मुंतकिल हुए हैं। अली कहने लगे कि मैं थोड़ा सा काम करने के बाद घर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, फिर हम घूमने फिरने चलेंगे। मैं भी अपने काम जल्दी जल्दी निपटाकर बाहर जाने के लिए तैयार बैठी थी कि घर में अली दाखिल हुए। मैं दरवाजे की दस्तक पर ही कान लगाए बैठी थी, मगर अली की हालत देखकर मेरा दिल बुझ सा गया। उनके चेहरे पर मिट्टी के निशान थे, उनकी कमीज के बटन फट चुके थे। ये मंजर देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। अली, क्या हुआ? आगे बढ़ते हुए मैंने तड़प कर पूछा था। कुछ नहीं, बस बाजार में एक आदमी से लड़ाई हो गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई और मेरा ये हाल कर दिया। उन लोगों ने अली की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कोई बात नहीं अली, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, आप प्लीज परेशान मत हों। मेरी बात पर अली ने मुझे मुस्कुराकर तशक्कुर भरी नजरों से देखा। मैंने कपड़े तब्दील किए और खाना बनाने लगी। अली को खाना खिलाने के बाद मैं उनसे दिन भर की बातें करने लगी। घर में काफी जरूरत का सामान था जो हमको लाना था। अली भी संजीदा थे। कहने लगे, मुझे कल से ज्यादा मेहनत करना होगी, अब तुम्हें मेरी जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि हम नए घर में मुंतकिल हुए हैं। यहाँ तो तुम्हें सारे काम भी खुद करना होंगे, हम काम वाली फिलहाल नहीं रख सकते, वो तो अम्मा अब्बा ने रखी हुई थी। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ताकि जब हम नए घर में मुंतकिल हो ही गए हैं तो हमारा घर अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम अपना घर लेने की तैयारी करें। मैं अली की बात सुनकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब उन्हें तंग नहीं करूंगी, घर के काम खुद करूंगी, किसी उलझन में उनको उलझने नहीं दूंगी। वैसे भी हम दो ही लोग थे, हमारा काम था ही कितना सा, उसके लिए भी अगर मुझे काम वाली की जरूरत पड़ती तो ये मेरे स्वघरापे की तो हैन थी। मैंने कमर किस ली और घर के कामों में जोर और शोर से मसरूफ हो गई। मगर यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी सास सही कहती थीं। उनके साथ रहते हुए कम अज कम मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं थीं। मेरा शौहर जो लाता मेरे लिए लाता, लेकिन अब ना तो मेरे पास कोई तोहफा होता, ना मैं ढंग के कपड़े पहन पाती। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और शौहर की बदसलूकी का सामना भी करती। वो बात बात पर मुझे यही जताते कि वो मेरे लिए अपने माँ बाप से अलग हुए हैं और मैं उनके उस एहसान तले दबकर उनसे कोई गला भी नहीं कर पाती। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे शौहर को और टाइम की वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही थी। एक दिन वो बीमार हो गए। उनकी बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे शौहर को कुछ जख्म पुराने भी लगे थे जिनकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, जबकि काम के दबाव ने उन्हें और भी ज्यादा हसास कर डाला था। एक दिन मैं किचन के कामों में मसरूफ थी। शौहर अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने अपने सर पर टोपी पहन रखी थी और गर्मियों के मौसम में भी खुद को एक काली जैकेट में ढांप रखा था। लड़के की उम्र कोई 25 साल लग रही थी, मगर ये बड़ा ही खूबसूरत और तमीज़दार लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि किससे मिलना है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगा। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लगे। मैंने जरा ऊंची आवाज में पूछा, किससे मिलना है? लड़के, कुछ बताओ तो सही, अंदर चले ही आ रहे हो। मेरी बात पर भी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया। मुझे भी कोई डर नहीं था, शौहर घर पर ही थे। मैंने अली को आवाज दी। वो अपने कमरे से निकले और लड़के को देखते ही ठटक पड़े। फिर वो मुस्कुराने लगे और बोले, अंदर चलो, मैं भूल ही गया था कि मेरा कोई दोस्त भी है जिससे मुझे रोजाना मिलना होता है।
मेरे शौहर ने कहा और उसे अंदर कमरे में ला गए। तब मैं समझी कि वो तो मेरे शौहर का दोस्त था। मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने उस लड़के से कोई बदतमीजी नहीं की, वरना खाह मखवाह मैं अपने शौहर को नाराज कर बैठती। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मैं चाय बनाकर कमरे में जाने लगी कि उन दोनों की आवाज पर ठटक गई। वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मुझे उनका ये अंदाज अजीब लगा। तब मेरे शौहर ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और मुझे बाहर जाने का कहा। कहने लगे, मेरा दोस्त चाय नहीं पिया। मैं मुतमईन होकर बाहर आ गई, मगर अब रोज ऐसा ही होने लगा। मेरा शौहर कमरे में लेटा होता, घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक होती, मैं दरवाज़ा खोलती और वो लड़का मुझसे बना कोई बात किए मेरे शौहर के कमरे में चला जाता। मैं उन दोनों को देखती रहती। मेरा शौहर मुझसे इस बारे में कोई बात न करता। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती, मगर मैंने इस बात पर भी अपनी खामोशी बरकरार रखी। मैंने ये बात भी महसूस की थी कि उस लड़के के होते हुए अली मुझे कमरे के अंदर नहीं आने देते, तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये लड़का और मेरा शौहर क्या बातें करते हैं जो ये मुझसे छुपाने लगे हैं। कहीं कोई गैर कानूनी बात तो नहीं जो मिलकर दोनों मंसूबाबंदी कर रहे हों और बाद में मेरे शौहर को थाने कचहरी के चक्कर काटना पड़ी। तब मैंने सोच लिया कि मैं उन दोनों की बातें सुनूंगी, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था। मेरे शौहर को जाने कैसे खबर हो जाती और वो मुझे बाहर आकर अपना काम करने का कहते। अब मेरा दिमाग एक मुख्तलिफ सिमत में चलने लगा था। मैंने ये बात भी महसूस की थी कि उस लड़के के सर पर एक भारी टोपी होती जिसे वो कभी ना उतारता। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उस लड़के की टोपी उतरवा कर रहूंगी, कहीं ना कहीं सच तो मुझे मालूम होगा ही। अगले दिन अली के कमरे से निकलने से पहले मैंने लड़के के रास्ते में पानी और तेल गिराकर फिसलन पैदा कर ली। मैं जानती थी मुझसे नजर बचाकर जब वो लड़का उस तेल पर से तेजी से गुजरेगा तो जरूर फैलेगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो लड़का अली के कमरे से बाहर आया, मैं भी सामने आ गई। मुझे देखकर अपनी फिरती दिखाते दिखाते वो उछल पड़ा और नीचे जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से चीख निकली, जो कि एक जनाना चीख थी। वो एक औरत की आवाज थी, जबकि उसके सर से टोपी गिरते ही उसके घने बाल जमीन पर बिखर गए, और ये देखकर मैं सारी हकीकत समझ चुकी थी। मैं जान गई थी कि ये वही महबूबा है जिसकी खातिर वो घर से बाहर भी रहे, अपने अम्मी अब्बा से दूर आज़ादी हासिल करने के लिए मेरे साथ उस 2 कमरों के घर में आपसे। इससे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए कोई नहीं थी। वो तो खुदा का शुक्र सैयद माली परेशानियों ने मेरे शौहर को घेर लिया, वरना वो उससे दूसरी शादी करने वाले थे। मैंने अपनी सास ससुर की तरफ रुजू किया, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उनकी खिदमतगार बहू रहूंगी। मैं जानती थी कि सास ससुर के साथ रहने में ही मेरी भलाई है। मेरी सास ने भी रहमदिल औरत की तरह मुझे सीने से लगा लिया और मेरी हर गलती को माफ़ करके मुझे दोबारा अपनी मोहब्बत भरी आगोश में जगा दी। मैं आज भी उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे टूटते हुए घर को बचाया। उस दिन अगर मुझे उस औरत की हकीकत पता न चलती तो शायद मैं बेवकूफ़ बनती रहती और सिर्फ आज़ादी के नाम पर अपने शौहर के हाथों जुल्म का निशाना बनती रहती। मगर मेरी सास ने मुझे बर वक्त बचाकर मुझे बेदाम खरीद लिया, और मैं हमेशा उनके शुक्रगुजार रहूंगी।